टैक्सोनॉमिक एड्स। ये वो वाला एड्स नहीं है जो बीमारी होती है, ठीक है। टैक्सोनॉमी इज लर्नड विद द पर्पज ऑफ यूजिंग इट फॉर इंप्रूवमेंट एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेस्ट्री। टैक्सोनॉमी को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम उससे एग्रीकल्चर अच्छा कर सके, इंडस्ट्री अच्छा कर सके, हम फॉरेस्ट्री अच्छा कर सके, इसलिए टैक्सोनॉमिक एड्स को पढ़ते हैं। क्यों? ये सब कुछ करने के लिए हमें एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन करना है। तो टैक्सोनॉमी इज लर्नड with the purpose of using it for improvement in एग्रीकल्चर। इसलिए टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं। इन इंडस्ट्री, इसलिए टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं। इन फॉरेस्ट्री, इसलिए टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं, एटसेट्रा। फॉर इस तरह के इंप्रूवमेंट के लिए, फॉर दीज इंप्रूवमेंट वी नीड, हमें क्या चाहिए? एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन। अगर कोई आपसे कहे कि अच्छा भैया ये पेट खराब है, ये वाली बीमारी है, तो आप मरुआ का चटनी बना के खाओ। अब आप कहोगे मरुआ क्या बवाल है भाई, आप पहचानते ही नहीं। या किसी ने कहा भाई किडनी में स्टोन है, तो वो आपसे तुरंत कहेगा कि भाई ऐसा कर, पत्थर चट्टा खा ले। अब ये पत्थर चट्टा क्या होता है? जो पत्थर को चाट जाए। या कोई कह देगा, असली नाम क्या है उसका? ब्रायोफाइलम। आपने ऐसी देखी होगी पत्ती 10th क्लास में, जहां पे इसमें यहीं पे पौधे नए पैदा हो जाते हैं रिप्रोडक्शन में। देखिए ये ब्रायोफाइलम का फोटो, ठीक है। तो अब आप पहचानते नहीं तो फिर आप उसकी दवा कैसे बनाएंगे? तो इंडस्ट्री दवा की कैसे चलेगी? दवा कंपनी के मालिक ने इकट्ठा करने के लिए भेजा कि जा ब्रायोफाइलम ले आ। लेकिन उन भाई साहब ने कभी देखा ही नहीं था ब्रायोफाइलम। और जब वो लौट कर आए तो उन्हें एक वो पत्ती दिखा दी गई। बोला भाई साहब ये तो पत्थर चट्टा है, हमारे यहाँ बहुत सारा होता रहता है। तो ये वाली बात तो गलत है ना, यानी नॉलेज कम हो गई। तो फॉर दिस वी नीड एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस प्लांट एंड एनिमल। बात समझ में आ रही है ना, जरूरत क्या है टैक्सोनॉमी की? accurate identification and what? Classification of various plants।
एंड एनिमल्स। तो टैक्सोनॉमिक एड्स के एग्जाम्पल क्या है वो भी बता देता हूं। एग्जाम्पल्स ऑफ टैक्सोनॉमिक एड। देखो बच्चों, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? एक फाइल बनाई जाती है। इस फाइल में एक पौधे को प्रेस करके चिपका देते हैं। जैसे किसी ने आपको कोई फूल वगैरह दिया हो, आप भी तो किताब में छुपा लेते थे, या किसी की पत्ती को चिपका देते हैं। और कहाँ से कलेक्ट किया उसको एक कॉर्नर में लिख देते हैं, कलेक्टर का नाम, इसका फाइल और इसके करेक्टर क्या है। ऐसी फाइल बना लेते हैं। बात समझ में आ गई? और इन फाइलम को इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत सारी फाइलों को, उसे हर्बेरियम कहते हैं। बॉटनिकल गार्डन अगला है। ये तो आप जानते ही होंगे, जहां सारे प्लांट्स की जानकारी मिल जाए। म्यूजियम, छोटा सा म्यूजियम तो आपके स्कूल में भी होता है, जिसे लैब कहते हैं। इसीलिए तो लैब होती है कि बच्चे जान जाएं हम क्या पढ़ा रहे हैं। जूलॉजिकल पार्क, आप देखने जाते हैं, कार्बेट पार्क वगैरह। फ्लोरा फना, फ्लोरा एंड फना। जैसे अगर आपको शिमला के पौधे के बारे में जानना है, तो आप उनसे कहेंगे भैया हमें फ्लोरा ऑफ शिमला की किताब दे दो। तो फ्लोरा ऑफ शिमला की किताब में ये सब कुछ लिख रहा हूं। फ्लोरा मतलब पौधे, समझे? पूरा कैटलॉग होगा इसमें। फ्लोरा, FLORA, फ्लावर से संबंधित। It contains the actual account of habitat and distribution of plants of a given area. सारी जानकारी वहां की। और फौना का मतलब होता है वहां के सारे एनिमल्स की जानकारी। फौना ऑफ दिल्ली, फौना ऑफ कानपुर, फौना ऑफ हरियाणा, ऐसे ऐसे करके एटसेट्रा, इनकी जानकारी हम देंगे। तो भाई, इसलिए टैक्सोनोमिस्ट हैव डिवाइज्ड सम टेक्ट्स, मेथड्स, प्रोसीजर एंड टेक्निक, उन्हीं को टैक्सोनोमिक एड कहते हैं। ठीक है, इसलिए इनकी खोज करनी पड़ी। Therefore, taxonomists have devised क्या? Some methods, procedure, हर्बेरियम बनाने का प्रोसीजर अलग होता है, एंड टेक्निक कॉल्ड एज, जिन्हें कहा जाता है टैक्सोनॉमिक एड्स, टू हेल्प अस अंडरस्टैंड या arrive, अंडरस्टैंड और arrive at correct identification, identification
ऑफ स्पीसीज, इसकी जानकारी देने के लिए ये होगा टैक्सोनॉमिक एड। अब वो कौन कौन से टैक्सोनॉमिक एड है? सबसे पहले जो टैक्सोनॉमिक एड मैं आपको कराऊंगा वो होगा हर्बेरियम। हर्बेरियम जो मैंने फाइल बताई थी अभी आपको कि वो फाइल जैसा इस टाइप का होता है, हर्बेरियम जो भी मैंने बोला, उसका जिक्र करना है मुझे आपसे। इसमें एक फाइल होती है, बड़े सी जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं तो पूरे हिस्से को ही कह देते हैं। ए हर्बेरियम इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ प्लांट, डेफिनेशन लिख रहा हूं। ए हर्बेरियम is defined as a collection of plants that have been dried, जिसे सुखा लेते हैं, that have been dried, सुखा लिया, pressed, दबा दिया अखबार में लगा के, and preserved, प्रिजर्व कर लिया, ऑन शीट, कागज पे। These sheets are arranged, अरेंज कर ली, according to according a approved system of classification। ये हर्बेरियम की जानकारी हुई। तो ये एक स्टोर हाउस है ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। हम कह सकते हैं हर्बेरियम इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ प्लांट या स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट, और ये लिख सकते हो स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट। आपकी बुक में इसका डायग्राम भी दिया है, ठीक है। इस हर्बेरियम शीट पर हम लेबल कर देते हैं जो इंफॉर्मेशन देता है कि इसको किसने कलेक्ट किया, ठीक है। ये वाली बात ऐड करेंगे। द हर्बेरियम शीट लेवल की जाएगी, ऐसे करके शीट है, यहाँ पे पौधा लगा हुआ है चिपका के, यहाँ कॉर्नर में लेवल करेंगे, लिख देंगे सारी जानकारी, ठीक है। हर्बेरियम शीट्स also carry a level किससे संबंधित जानकारी, providing information about providing information about date and place of collection,
कहाँ, किस तारीख को और किस जगह पर कलेक्ट किया गया। कलेक्शन। साथ में इसका इंग्लिश नेम, उसके साथ उस जगह उसको क्या कहते हैं, लोकल नेम। इंग्लिश नेम अनियन हो गया माना, तो लोकल नेम क्या होगा, गंठा, हरियाणा का। एंड बॉटेनिकल नेम, साइंटिफिक नेम क्या होगा, एलियम सीपा। ये तीन जानकारियां हुई। फैमिली कौन सी है उसकी, एंड कलेक्ट किसने किया, कलेक्टर्स नेम, एटसेट्रा। ये जानकारियां तो आपको लिखनी ही होंगी, तब वो हर्बेरियम सफल होगा। अगर मैं हर्बेरियम के कुछ एग्जाम्पल दूं, सम, ये एक्स्ट्रा है आपके लिए, इंपॉर्टेंट हर्बेरिया ऑफ इंडिया। सेंट्रल नेशन हर्बेरियम, सेंट्रल नेशन हर्बेरियम, ये कोलकाता में है, कलकत्ते में है। दूसरा, हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट, ये जानकारी के लिए है बस आपकी, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये देहरादून में है। एक और है रीजनल हर्बेरियन ऑफ शिलांग, नाम बताइए कहाँ हो सकता है ये, हर्बेरियम ऑफ शिलोंग। नाम पे मत जाना, ये असम में है। अगर हम कुछ विदेशी हर्बेरियम का जिक्र करें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नाम उनके, सम इंपॉर्टेंट हर्बेरिया ऑफ अदर कंट्रीज। दूसरे देशों के हर्बेरियम, रॉयल बॉटेनिक गार्डन हर्बेरियम, रॉयल बॉटेनिक गार्डन हर्बेरियम। ये बेटा क्यों इंग्लैंड का है, ब्रिटेन। ठीक है, चलिए एक अपने पड़ोसी देश का भी लिख देते हैं, कॉर्डन कॉलेज हर्बेरियम। कहां पे होगा ये, पड़ोसी देश बोल रहा हूं तो, लाहौर, पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान। अच्छी चीजें तो जिक्र करेंगे। एक और, यूएस नेशनल आर्बोरेथम हर्बेरियम। यूएसए। हाँ जी, वॉशिंगटन यूएसए। बॉटेनिकल गार्डन, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होता है चीजें,
तभी हम उसके एमसीक्यू वगैरह बहुत ढंग से बना पाते हैं। बोटेनिकल गार्डन जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड गार्डन होते हैं। दीज आर स्पेशलाइज्ड गार्डन that have collection of living plants, जहां पे जिंदा पौधों से स्टडी की जाती है। हर्बेरिया में मरे हुए होते हैं। फॉर रेफरेंस लिविंग प्लांट की बात होगी। लिविंग प्लांट्स लिख रहा हूं, लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। ओके, ये बॉटनिकल गार्डन, यानी गार्डन वेयर एक्चुअल लाइव लेबल्ड प्लांट्स आर ग्रोन फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी एंड रेफरेंस। ये लेबल्ड होते हैं। लेबल्ड मतलब इन पे नाम भी लिखा रहता है कि ये कौन से पौधे हैं। यूजुअली द प्लांट्स स्पेसिफिक टू द फिजिकल कंडीशन ऑफ ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन, कि खास जगह पे पाए जाने वाले प्लांट्स इन खास जगहों पर उगा दिए जाते हैं, जो आपको जनरली देखने को नहीं मिलते। एक तरह से जैसे आप जू देखने जाते हो अलग अलग एनिमल्स, तो इसके लिए आप बॉटनिकल गार्डन देख सकते हो प्लांट्स के लिए। इनके मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं बॉटनिकल गार्डन के। पहला गार्डन है रॉयल बॉटनिकल गार्डन। रॉयल बॉटनिकल, अब रॉयल का मतलब तो राजा महाराजा होते हैं। अब राजा महाराजा तो इंग्लैंड के काफी समय तक चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं। तो ये कहां पर अवेलेबल है? क्यू, क्यू कीव कुछ भी कहो इसे, लंदन। एमसीक्यू में ये नाम पूछ लिए जाते हैं। इसे आप क्यू गार्डन भी कहते हैं, इंग्लैंड का है ये, ठीक है। दूसरा है न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन। ये पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा दे रहा हूं। कुछ नाम हमें याद होने चाहिए। न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन, जहां दूर दूर से स्टडी करने लोग जाते हैं। जब न्यूयॉर्क से ही साफ क्लियर है कि ये न्यूयॉर्क में रहा होगा, यूएसए। ओके, अब कहोगे ये आप विदेशों की बातें बहुत कर रहे हैं सर। लीजिए, नेशनल नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है। लखनऊ, लक मतलब भाग्य, नाव मतलब अब इंडिया, यहां पे भाग्य का उदय होता है। लखनऊ, प्यार से इसे NBRI कहते हैं। NBRI, प्यार से। एन फॉर, आप स्टैंड किसको करता है आप समझ गए होंगे। एक और गार्डन भी है इंडिया का, बहुत फेमस, नाम आपको याद रहना चाहिए, इंडियन बॉटनिकल गार्डन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये कहां पर है, अगर आप इसका बता सकें उत्तराखंड। स्थान। भाई साहब, इसको शॉर्ट में IBG कहते हैं, और ये आपने बताया हावड़ा, वेरी गुड, इंडिया। तो ये बॉटनिकल गार्डन की जानकारियां। बॉटनिकल गार्डन इसलिए किए जाते हैं, वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट स्पीसीज ग्रो देयर, सो दे प्रोवाइड रेडी मटेरियल फॉर रिसर्च। जितनी चाहे रिसर्च करो, इतनी ज्यादा सुविधा है वहां पर, ठीक है। इसलिए बॉटनिकल गार्डन बनाए गए, ठीक है। मोर देन 500 बॉटनिकल गार्डन पूरी की पूरी दुनिया में बना दिए गए, 500 जगह पर।
जाओ और देखो। These improve the environment, provide greenery, help in creating pollution-free environment, and some serves as habitat for animal। यानी ये एक तो ग्रीनरी तो दे ही रहे हैं, एनवायरमेंट को भी साफ सुथरा रख रहे हैं, पॉल्यूशन खत्म कर रहे हैं, घूमने फिरने की जगह दे रहे हैं, और यहाँ पर बहुत से एनिमल्स रह भी रहे हैं, पौधे भी रह रहे हैं, हैबिटेट प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हैबिटेट शब्द है इसे आप हैबिटेट भी कहते हैं, बहुत से लोग हैबिटाट भी कहते हैं। हैबिटाट मतलब रहने का स्थान। एशिया का लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन कौन सा है? मैं इन्हीं चारों में से एक छांटना चाहूंगा, आप किस पर अपनी मोहर लगाना चाहोगे लार्जेस्ट के इन चारों में से? नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, मैं आदित्य जी की बात रखते हुए मैं आईवीजी को लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन ऑफ एशिया कहता हूं। एशिया में क्या क्या आता है देख लेना। अगर दुनिया में सबसे पहले बॉटेनिकल गार्डन का नाम लिया जाए तो पीसा बॉटेनिकल गार्डन है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहां पर होगा। पीसा बॉटेनिकल गार्डन, अंदाजा लगाइए कहां। पीसा नाम से क्या क्लियर हो रहा है? स्टार पॉइंट लिख रहा हूं आपकी जनरल नॉलेज के लिए। इजिप्ट। पीसा की मीनार कहां पे है? फर्स्ट बॉटेनिकल गार्डन कहलाता है पीसा। इटली। हाँ, आ गया याद। सर आप पीसा बॉटेनिकल बोल रहे थे सर। पीसा। क्या बोलूं फिर? मैं पैसा बोल रहा था क्या? नो सर। इटली में है ये। इल्टी लिख दिया, ले इटली कर दे रहा हूं। इटली। और ये बनाया गया था 1490 में। 1490 कि मैं एक आदमी था जिसका नाम था लुक्का गिलीनी। मैं ये नाम पूरा लिख दे रहा हूं। लुक्का बाई लुक्का, ILUCA, गिलीनी, GLINI। और ये हो गया कितना टाइम, मैंने टाइम बताया 1490 से, और ये मर गया था 1556 में। इसने बनवाया था बंदे। खैर हमें क्या मतलब किसी ने क्या बनवाया, हम तो अपनी अगली वाली चीजों पे रहे। लीजिए अगला टॉपिक आता है जिसके बारे में मैंने जानकारी आपको दे चुका हूं, म्यूजियम। सर हाँ जी, अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। म्यूजियम। म्यूजियम क्या होता है? देखो सारे स्कूल में होता है, कॉलेजेस में होता है। इनके अंदर कलेक्शन ऑफ वेरियस प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज होते हैं, जिससे कि हम उनको स्टडी कर सके। तो हम इसको अपने शब्दों में क्या कहेंगे? इट इज ए प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट, not only preserved plants, also animals, specimen for study and references। पूछिए क्या बात पूछ रहे थे आप, फटाफट से। योर क्वेश्चन टाइम। सर ये बोटनिकल गार्डन में एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं?
बॉटेनिकल गार्डन में बेटे वो एक्वेटिक बॉटेनिकल गार्डन अलग से किया जा सकता है। जैसे आप मैंग्रोव के ट्रीज देखते हो तो वहां पे पानी भरा रहता है, उस हिस्से को हम अगर प्रिजर्व करेंगे तो वो एक्वेटिक रीजन हो जाएगा। बिल्कुल हो सकते हैं, नो इश्यू एट ऑल। Okay, sir. Whose question it was? Sir, Swern. Okay, Shwan. That's great question. अच्छा पूछा। So the answer is clear? Yes, sir. तो म्यूजियम समझ में आ गया, ऐसी जगह जहां पर एनिमल और प्लांट्स का कलेक्शन होता है जिससे कि हम उनका स्टडी कर सकें। और सबसे अच्छा म्यूजियम कौन है? आपके स्कूल का म्यूजियम, आपके जूलॉजी डिपार्टमेंट, बॉटनी डिपार्टमेंट, बायोलॉजी डिपार्टमेंट का म्यूजियम। दे आर प्रेजेंट इन ऑल स्कूल कॉलेज, दे आर प्रेजेंट इन ऑल स्कूल एंड कॉलेज। आपने भी कभी ना कभी इसका दर्शन किया होगा। जो इसमें स्पेसिमेन रखे रहते हैं वो कई फॉर्म में रखे रहते हैं। मैं बीच में लिख रहा हूं स्पेसिमेन। स्पेसिमेन मतलब रेफरेंस, जिनको हम देख के पता लगाएंगे कि क्या है। स्पेसिमेन 4 तरीके से रखे रहते हैं, फोकस करिएगा। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक तो सॉल्यूशन के अंदर रखे रहते हैं, प्रिजर्व्ड इन जार, जार के अंदर जो स्पेसिमेन, इन सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूशन भरा रहता है, उस सॉल्यूशन का नाम क्या है? फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर चीजें सड़ती नहीं। तो कोई चीज मरा हुआ स्पेसिमेन इसके अंदर रख दिया और वो स्पेसिमेन सुरक्षित रहेगा फॉर्मेलिन के अंदर। बात समझ में आ गई? फॉर्मेलिन एक्चुअली होता क्या है? 37% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। इसमें फॉर्मल्डिहाइड हुआ करता है 37%। अब मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कोई केमिस्ट्री नहीं जिक्र कर रहा, लेकिन क्लियर हो गया होगा। बेटे इसके अंदर क्या होता है? एक छोटा सा जार होता है, ये छोटा सा जार है, कांच का जार, ऊपर से ढक्कन बंद होता है, सील्ड, ठीक है। और इसके अंदर एक कोई भी स्पेसिमेन रख दिया जाता है, ठीक है। ये स्पेसिमेन वो कोई भी स्पेसिमेन हो सकता है, जैसे कि आपको उसमें स्टडी करना है। और ये सारे को एक इसमें क्या डाल दिया जाता है? फॉर्मेलिन। ऐसे जार्स आपने देखे हैं ना अपने लैब वगैरह में या कहीं ना कहीं। दूसरा दूसरा किस फॉर्म में रखा रहता है? स्टफ्ड एनिमल्स। ड्राई स्पेसिमेंस भी होते हैं। दूसरा स्टफ्ड एनिमल्स, STUFFED एनिमल्स, ठीक है। एग्जाम्पल बर्ड्स, रैबिट, कोई भी फर वाले एनिमल्स जो हैं इनको ऐसे रख लिया जाता है। तीसरा होता है इंसेक्ट बॉक्स। इंसेक्ट बॉक्स, इंसेक्ट बॉक्स कैसे करते हैं? एक बॉक्स बनाते हैं, ये बॉक्स होता है, इसका कांच का ढक्कन होता है जिससे कि आराम से जो अंदर चीजें हैं वो दिखती रहें, ठीक है। इसके अंदर छोटे छोटे से प्लेटफॉर्म्स होते हैं इस बॉक्स में, लकड़ी के छोटे छोटे से प्लेटफॉर्म्स होते हैं। और इन प्लेटफॉर्म्स पे इंसेक्ट वगैरह, जैसे तितली को पिन कर दिया गया,
या कॉकरोच को पिन कर दिया गया, या मक्खी को, किसी को भी पिन कर दिया गया, तो इसमें कोई सा भी एनिमल मतलब इंसेक्ट रखा जा सकता है। यानी इन्हें मार के किल्ड एंड पिंड। इंसेक्ट बॉक्स में क्या रहता है? किल्ड एंड पिंड। पिंड गांव वाला नहीं है, पिन करने वाला पिंड है, इंसेक्ट। इसके अंदर ऐसे रखती है इंसेक्ट बॉक्स। चौथा होता है स्केलेटन ऑफ सम एनिमल्स। स्केलेटन ऑफ सम एनिमल्स, ये आपके सभी के यहां पे स्केलेटन रखा रहता है, जिसमें कि आप उनकी हड्डियां वगैरह ये सारी चीजों को आसानी से स्टडी कर सकें। इज दैट क्लियर? नो डाउट एट ऑल? Yes, sir. ओके। मैं यहां पर कुछ खास म्यूजियम के नाम देना चाहूंगा आपके रेफरेंस के लिए, ये एनसीईआरटी में नहीं। ठीक है, पहला आपकी यादगार के लिए दो चार जरूरी। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, क्योंकि जानकारी तो होनी चाहिए। मैंने स्कूल की तो कहानी बता दी। ये न्यूयॉर्क में है, यूएसए। समझे? एक और है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, ये वाला है लंदन। आप कहोगे कि हमें तो इंडिया का बताओ। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल म्यूजियम ऑफ नेचुरल नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये इंडिया का है, दिल्ली में है, दिल्ली, इंडिया। ठीक है, एक और है, अंदाजा लगाइए कहां हो सकता है। अगर 1 करोड़ का केबीसी में क्वेश्चन आ गया तो क्या जवाब दोगे? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, बताइए कहां होगा ये? यूके। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। जो मन मन में सोच लिया था, मैंने फील कर लिया, इंडिया का ही है, मुंबई में है। एक में तो बहुत सारे कॉकरोच पकड़ के धर दिए गए, मच्छर भी हैं, मक्खियां भी हैं। म्यूजियम ऑफ आर्थ्रोपोड कहते हैं उसे, आर्थ्रोपोड। अब कहोगे ये कहां पे है? ये पुणे में है, इंडिया का है ये भी। ये मैंने म्यूजियम की जानकारियां दी, बहुत जानकारी दे दी। अगली वाली जानकारी किसी और चीज की रहेगी। तो बच्चों, अगली जानकारी मैं दे रहा हूं जूलॉजिकल पार्क। नंबर 4 पर आ रहा है आपका जूलॉजिकल पार्क। साथ के साथ याद होते रहना चाहिए। जूलॉजिकल पार्क, आप कह रहे हो बहुत अच्छा नाम नहीं लग रहा, नहीं लग रहा तो इसका नाम जू रख ले, चिड़ियाघर। पता नहीं इसे चिड़ियाघर क्यों कहते हैं, कभी समझ नहीं पाए बेटे, जबकि चिड़ियाएं कम ही देखने को मिलती हैं यहाँ। अब उनकी मर्जी, हम क्या करें। इंडिया में ही 200 जूलॉजिकल पार्क हैं। अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर कैप्ट अंडर ह्यूमन केयर एज फार एज पॉसिबल। आदमी मदद कर रहा है,
under protecting environment with the purpose of studying their habitat, उनकी जानकारी। तो ये क्या है? a place where वाइल्ड एनिमल, हर किसी का क्रेज होता है जंगली जानवरों को देखने का। चिड़ियाघर में शेर देखना बहुत पसंद करते हैं। लाइफ ऑफ पाई, एनिमल्स आर केप्ट, रखे जाते हैं इन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट, सुरक्षित पिंजरे में, प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट। समझे? अंडर ह्यूमन केयर, आदमी उनका ध्यान रखता है। अंडर ह्यूमन केयर, प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट, which enable us to learn about their food habitat। हमें ये पता लग जाता है कि वो खाते क्या है, समझे? वो रहते कैसे हैं। with the purpose of studying their habits, ये जानने के लिए। with the purpose of studying, STUDYING, their habit। इसलिए इन इंडिया 200 हैं जो मैंने एग्जाम्पल बताया। कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं अच्छे अच्छे से, समझे? नेशनल जूलॉजिकल पार्क, जहां पे शेर के पिंजरे में एक आदमी कूद गया था, शेर ने उसको एक ही वार में खत्म कर दिया था। बताओ कहां पे था वो? बहुत चर्चा हुई थी। दिल्ली, दिल्ली के जू में। एक है नंदकारन जू, NAND, नंदन कानन जू, ये ओडिशा में है, समझे? और गुवाहाटी जू है, असम का है। मद्रास का क्रोकोडाइल बैंक है, जिसमें चेन्नई में बहुत सारे क्रोकोडाइल रहते हैं। मैसूर जू है। तो ये बहुत सारे कॉमन है। एलन फॉरेस्ट जू और लिख दे रहा हूं एक, एलन फॉरेस्ट जू, ये कानपुर में है। ये सारे मैंने इंडियन जू की जानकारी दी, समझे? तो बच्चों, ये जू की कहानी हुई। अब मैं आपको एक नया शब्द इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। शब्द तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन वो एक तरह से नई चीज है। उसका नाम है की। 5वां रेफरेंस है की। थोड़ा समझने की चीज है। की कैसे समझे? ये एक स्कीम होती है जो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल करवाती है। की is a taxonomical aid used for identification of the plant and animal based on their similarity and dissimilarity, यानी अपोजिट ऑप्शंस पे स्टडी किया जाता है। यानी ये स्कीम, इसको एक स्कीम पढ़ते हैं इसमें, इसे गौर से समझना है। थोड़ा सा टफ रहता है ये वाला हिस्सा। यूज्ड फॉर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ plants and animals।
एनिमल। कैसे करते हैं? बेस्ड ऑन, ये वाली बात, इट इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज and dissimilarities. दोनों चीजें एक साथ आ रही हैं तो क्या हो गया? अपोजिट ऑप्शन। ठीक है, दो अपोजिट ऑप्शन। फिर स्टडी कैसे करते हैं? मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, यूजुअली एज ए पेयर ऑफ अपोजिट ऑप्शन। अभी बिल्कुल इजी हो जाएगा, चिंता मत करो। अपोजिट ऑप्शन मतलब उसमें सिर्फ यस और नो लिखना होता है। अपोजिट ऑप्शन, वन ऑफ विच, जिसमें से एक, उस ऑप्शन में से, टू बी रिजेक्टेड, टू बी रिजेक्टेड एंड अदर इज एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड। अब ये कैसी कहानी हुई? दो ऑप्शन आ रहे हैं। द की जनरली यूज ए पेयर ऑफ टू कंट्रास्टिंग करेक्टर कॉल्ड कपलेट। यानी इस पूरे को देख के ये याद आया कि ये मतलब समझ में आया कि जो की है, द कीज generally use a pair of two contrasting character called couplet, COUPLET। कपल, कपल से बना है कपलेट। इस कपलेट में से आपको एक को मानना पड़ेगा और एक को छोड़ना पड़ेगा, समझे? कपल में से, ठीक है। और जो सेंटेंस निकल के आया, ईच सेंटेंस इन द कपलेट इज कॉल्ड एज लीड। अगर आपको मिल गया एक सेंटेंस तो उसे हम लीड कहेंगे, यानी एक स्टेटमेंट मिल जाए। ईच, अभी भी कम से क्लियर हो रहा है मुझे मालूम है, चिंता मत करो, अभी क्लियर कर दूंगा एग्जांपल। स्टेटमेंट इन द की is called a lead। अब एग्जाम्पल देता हूं तब आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए भाई, जैसे फ्लावर देखें आपने, फ्लावर आर पेंटामेरस, 5 पंखुड़ी वाले, या फ्लावर आर ट्राइमेरस, 3 पंखुड़ियों वाले। आपके सामने एक फूल आ गया और उसके आपके तुरंत आपने की निकाली और आपको वो पहचानना है, ठीक है। अब उसमें से कोई एक बात सही होगी और एक बात गलत होगी। देखो, आपके सामने एक फूल दे रहा हूं मैं और फिर आप उसमें से कहना कौन सा हो गया। 1 2 3 4 5। तो कितनी इसमें पंखुड़ियां हैं इस फूल में?
5. 5. अब आपके सामने मैं लिख रहा हूं, अब पहचानना। अब हमारे पास 2 लीड लिखी, हमने की खोल ली। की होती है एक बुक है, उसके अंदर जानकारी लिखी हुई है। जैसे ही फूल आपके सामने रखा, आपको पहचान में नहीं आया कि ये फूल क्या है, तो आपने देखा उसमें 2 बातें लिखी हुई हैं सेंटेंस में, फ्लावर आर पेंटामेरस, पेंटामेरस। और दूसरी बात लिखी हुई थी, फ्लावर्स आर ट्राइमेरस। ये कपलेट है, पूरा जोड़े में है, इसे कहते हैं कपलेट, जो अभी मैंने लिखा था। और एक कपलेट में 2 लीड होती हैं, तो ये फर्स्ट लीड है और ये सेकंड लीड है। अब आपको समझ में आ गई लीड और कपलेट का डिफरेंस। अब इसे देखकर आपको एक पे टिक करना पड़ता है, तो किस वाले पे टिक करोगे, पहले पे दूसरे पे? फर्स्ट पे. क्योंकि इसमें भी पेंटा मतलब 5, और 1 2 3 4 5। अगर मैं यहां से यहां तक काउंट करूं तो ये 5 है, तो ये पेंटा पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, अब हमें ये मिल गया। अब उसके सामने लिख रहा होगा कि उस पेज नंबर पे आगे की जानकारी मिलेगी। अगला पेज खोला तो उसमें लिख रहा होगा अगली कहानी कि लीव्स आर सिंपल, लीव्स आर कंपाउंड। फिर आपको इस फ्लावर की लीव्स देखनी पड़ेंगी, तो मैंने यहां ये लीव बनी हुई है इसकी। ठीक है, तो अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, एक और कपलेट दे रहा हूं, लीव आर सिंपल, लीव्स आर कंपाउंड। अब आपको ये पहचाननी पड़ेगी, अब ये सिंपल है या कंपाउंड है। ये सामने जो लीफ बनी हुई है वो कंपाउंड लीफ है। ठीक है, तो आप इसमें एक को टिक करेंगे, ये भी कपलेट है और ये 2 लीड है, मतलब पहली लीड और दूसरी लीड। बात समझ में आ रही है? इस तरह से आपको 2 करेक्टर मिल गए कि जिसकी फ्लावर पेंटामेरस है, लीव जिसकी कंपाउंड है, तो वो कौन क्या कहलाएगा। बात समझ में आई? उसके आधार पर कीज 2 तरह की होती है। इतना क्लियर हो गया फंडा? कीज 2 यस तरह सर. की होती है। पहली वाली जो होती है उसको कहते हैं हम इंडेंटेड की, इंडेंटेड। और दूसरी वाली ब्रैकेटेड की। ब्रैकेटेड की 2 तरह की हुआ करती, इंडेंटेड, ब्रैकेटेड। इसका दूसरा नाम है योग्ड की, YOKED की। ये जो इंडेंटेड है या योग्ड की है, प्रोवाइड ए सीक्वेंस ऑफ चॉइस बिटवीन 2 और मोर कैरेक्टरिस्टिक। 2 या 2 से ज्यादा कैरेक्टर में से आपको चूज करना है। दूसरे वाले में भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होगा, उसमें से भी चूज करना है। फिर डिफरेंस क्या है दोनों में? दूसरे में डिफरेंस ये है, बट इन दिस दीज कैरेक्टर आर नॉट सेपरेटेड बाय सब डिवाइडिंग कैरेक्टर। ठीक है, आप सिर्फ इसके हेडिंग पे फोकस करें, लिखने का तरीका बताता हूं आपको, तब आपको ये बात और ज्यादा क्लियर हो। एग्जाम्पल लीजिए, माना मुझे इंडेंटेड लिख, तो पहला पॉइंट A1, दूसरा B1, तीसरा C1, चौथा D1। 4 करेक्टर में से चुनना है, यानी चॉइस बिटवीन 2 और मोर करेक्टर। इसके अंदर होगी चॉइस बिटवीन 2 और मोर करेक्टर।
पहला करेक्टर फ्लावर आर पेंटामेरस, दूसरा फ्लावर आर ट्राइमेरस, चौथा भी कुछ कुछ हो सकता है, पांचवा भी, अगला भी करेक्टर कुछ हो सकता है। इनमें से आपको एक चूज करना है, ठीक है। तो देखिए, और मैं इसको दे रहा हूं, दो करेक्टर थे। दूसरा था लीव्स आर सिंपल, सिंपल। अब देखिए और एग्जाम्पल, अब की बार A2 B2 C2 D2। पेंटामेरस की जगह कैसा फ्लावर आ जाएगा? ट्राइमेरस। लीव्स सिंपल की जगह कैसी आ जाएंगी? कंपाउंड। या तो ये वाला पेयर चुन लो या ये वाला पेयर चुन लो। इसमें इतने ज्यादा करेक्टर हैं, लेकिन दूसरा वाला जो केस है, मैं यहां का एग्जाम्पल दे रहा हूं। एग्जाम्पल A1 और A2 एक साथ दे दिया, उसमें अलग अलग हिस्सों में है। B1 और B2 एक साथ दे दिया, यानी फ्लावर आर पेंटामेरस, चाहे तो ये चुनो या फ्लावर आर ट्राइमेरस चुनो। पहले इसमें से चुन लो एक, फिर लीव देखो, लीव्स आर सिंपल, और फिर चुन लो इसमें से एक, लीव्स आर कंपाउंड। तो आपके सामने जो पौधा है उसके ऐसे करके की होती है आपके पास, उस की में चुनते जाइए और बताते जाइए कि ये क्या है, ये पौधा क्या है। ठीक है, की के बारे में सिर्फ इतनी सी जानकारी। एक मैंने आपको और पॉइंट बताया था, फिलोरा। ये पांचवा पॉइंट खत्म हुआ है, छठा पॉइंट है फिलोरा। फिलोरा का मतलब मैंने क्या बताया था? आप कहीं का भी वेजिटेशन की जानकारी ले सकते हैं, वहां की एक किताब पढ़ के। फिलोरा, a book that describes the habitat and distribution of various plants. A book that describes habitat, habitat मतलब रहने की जगह, and distribution, कि वो कहां कहां पर है, of वेरियस प्लांट स्पीसीज, सिर्फ प्लांट के बारे में, प्लांट स्पीसीज ऑफ ए गिवन एरिया, गिवन एरिया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है फ्लोरा ऑफ, किसी भी जगह का आप लिख सकते हैं, मनाली। फ्लोरा ऑफ कोई सा भी जगह लिख दीजिए, करनाल, पानीपत, हिमाचल, दिल्ली। इसके अंदर उसके पूरे के पूरे प्लांट्स की जानकारी होगी जो उस जगह पे प्लांट पाए जाते हैं। अगला होता है फौना, एक और होता है फाना, सेवंथ फाना, FAUNA। ठीक है, तो ये जो फ्लोरा था, फ्लोरा आपको समझ आ गया होगा कि ये एक छोटी सी किताब होती है बेटे, जिसके ऊपर लिखा होता है वहां की
जानकारी, फ्लोरा ऑफ दिल्ली, इसके अंदर सारी जानकारियां पड़ी रहेंगी, आप पढ़ सकते हैं। बात समझ में आ गई सबको? फौना भी एक बुक होती है, लेकिन कंसर्निंग टू एनिमल, कंसर्न टू एनिमल्स। एग्जाम्पल, फाना ऑफ, आप शिमला का पता लगा सकते हैं कि वहां पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो भी किताब के अंदर लिखे हुए। आठवां होता है मैनुअल। अगली टैक्सोनॉमिक की है, एड है मैनुअल। अब ये मैनुअल्स क्या होता है? जो कैटलॉग होता है ना, कैटलॉग कोई कैटलॉग टाइप का होता है। ये एक किताब है दैट कंटेन सर्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट स्पीसीज एंड हेल्प इन, किस बारे में? करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट स्पीसीज। ठीक है, हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज। एक स्पीसीज के बारे में पूरी जानकारी, उसे मैनुअल्स कहते हैं। एक और होता है जिसे मोनोग्राफ कहते हैं। लास्ट पे आ रहा हूं धीरे धीरे। मोनोग्राफ, मोनो मतलब सिंगल, ग्राफ मतलब रिटन रिकॉर्ड। ये हो गया मोनोग्राफ। तो इट कंटेन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सा। टैक्सा क्या होता है? एक पूरा ग्रुप, यानी इट कंटेन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन of any one taxon. टैक्सॉन, टैक्सॉन होता है ग्रुप, चाहे वो जीनस हो, चाहे वो फैमिली हो। ठीक है, दैट इज, चाहे तो पूरी जेनेरा की जानकारी, चाहे पूरी फैमिली की जानकारी, चाहे पूरे ग्रुप की जानकारी। एग्जाम्पल कैसे कह सकते हैं? मोनोग्राफ ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म होता है फ्लावरिंग प्लांट। इनकी पूरी जानकारी को मोनोग्राफ नाम देंगे। ठीक है, ओवरऑल तो ये पूरा हो चुका है। फर्स्ट मोनोग्राफ जो प्लांट टैक्सोन का रॉबर्ट मॉरिसन ने दिया था, मैं ये आपको दे रहा हूं यहां। ये फार्मेसी, वेटरनरी, नीट, आईएएस में पूछा जाता है। द फर्स्ट एवर monograph of a plant taxon, टैक्सॉन कहते हैं ग्रुप को, जैसे कुत्ते, भेड़िए, शेर, ये सब टैक्सॉन है। was given
by Robert Morrison, Morrison। ये बहुत पुरानी बात है, 1672, और जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था, दैट इज प्लेंटेरम, PLANTRUM, प्लेंटेरम अम्बेलिफेरम, UMBELLIFERARUM, डिस्ट्रीब्यूटियो, DISTRIBUTIO, डिस्ट्रीब्यूटियो नोवा। ऐसे पौधे जिनके अम्ब्रेला जैसे फ्लावर होते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां पर है, उसकी जानकारी इसके अंदर दी गई। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिविंग वर्ल्ड। पूरा लेसन का समापन हमने कर दिया, सारा का सारा। कल हम नया चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला लेंगे, ठीक है। तो बच्चों, जो कुछ अब पूछना हो